बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 9 है और बेसिकली पोस्ट पार्टीशन का लेक्चर नंबर 2 है। कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से लेके 1969 तक क्या हुआ। 1947 से लेके 1969 तक क्या हुआ। आज हम उससे आगे के हालात देखेंगे कि क्या मामला पेश है। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे कि जनरल अयूब खान के खिलाफ मुल्क में अपराइजिंग शुरू हो गई थी। और जनरल अयूब खान के खिलाफ जब जो है वो अपराइजिंग स्टार्ट हुई तो जो है उनको हटाना पड़ा और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जनरल याहिया खान ने। याहिया खान बेसिकली कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के। तो जो है इन्होंने प्रेसिडेंट अयूब खान को हटा के खुद जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया। इनका दौर जो है वो 1969 टू इन्होंने वादा किया कि मैं जो है मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दूंगा जल्द से जल्द, और जो इक्तदार है वो मैं आगे सौंप दूंगा। तो इन्होंने इलेक्शंस करवा भी दिए, लेकिन उन इलेक्शंस का जो नतीजा निकला वो बड़ा ड्रास्टिक, मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह काम हुआ। 1970 के जो इलेक्शन है उनको कहा जाता है पाकिस्तानी तारीख के वाहिद ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे जिनमें रिगिंग नहीं हुई। उसके बाद से पहले इलेक्शन हुए ही 1970 में पाकिस्तान में, जो बकायदा इलेक्शन थे जिनको कहा जाता है जिसमें सारी अवाम ने वोट दिया। ठीक है, इससे पहले एक इलेक्शन अयूब खान ने भी कराए थे जो फातिमा जना के अगेंस्ट थे, जिसके अंदर वो खुद प्रेसिडेंट बन गए थे। वो रिग्ड इलेक्शन थे और वो बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत एक अलग ही उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया था। टोटल 80,000 वोट थे और वो रेफरेंडम टाइप था, लेकिन चलें वो भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कह सकते हैं। अब जो इलेक्शन हुए वो प्रॉपर इलेक्शन थे और पाकिस्तान इस वक्त दो हिस्सों पे मुश्तमिल था। जो इस पाकिस्तान में हम रहते हैं, ये किस तरह का बन गया, ये कहलाता है वेस्ट पाकिस्तान। और एक ये वाला पाकिस्तान था जिसको कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ये ईस्ट में है, मशरिक में है। दोनों तरफ इलेक्शन हुए। बेसिकली इलेक्शन की कंपेन जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने चलाई थी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन था और वो समझते थे कि वो पाकिस्तान के जो है वो एक मेन नुमाइंदे हैं। इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो वेस्ट पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी जीत गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेस्ट पाकिस्तान से अच्छी खासी मेजोरिटी में सीटें ले गई। ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग जीत गई, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी। और ये इसने ईस्ट पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर लिया मुजीबुर रहमान ने। अब बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान है उसकी सीटें ज्यादा थी, 169 थी गालबन, और ये 169 की 169 जीत गए थे। और जो वेस्ट पाकिस्तान का था उसकी सीटें कम थी, 80 के लगभग थी कुछ, उसमें से भी सारी ना जीत सके जो है ना जुल्फकार अली भुट्टो। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था उसकी सारी की सारी सीटें शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। अब जब देखने में आया कि कौन बनेगा मुल्क का प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट बनना था क्योंकि बेसिकली मुल्क में कोई आइन नहीं था, तो याहिया खान ने एक शॉर्ट टर्म आइन मुतारफ कराया था जिसको कहते हैं LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। क्योंकि जब याहिया खान आए मुल्क में उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया तो आइन खत्म हो गया, 62 वाला दूसरा आइन। अब इलेक्शन तो कराने थे तो इन्होंने एक कानून बना दिया जिसको कहते हैं LFO, लीगल लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इस डॉक्यूमेंट के तहत इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, पीपल्स पार्टी और जुल्फकार अली भुट्टो को तो ये था कि मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो शेख मुजीबुर रहमान जो है वो ज्यादा सीटें ले गए। असूलन शेख मुजीबुर रहमान को मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए थी। जनरल याहिया खान ने जाना था ईस्ट पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो नामजद करने, लेकिन एट द एंड डे वो नहीं गए और उन्होंने ये मंजूर नहीं किया कि एक बंगाली को
पाकिस्तान की बागडोर संभालने दी जाए। उन्होंने ये फैसला किया कि इसको मैंने इक़्तिदार नहीं देना शेख मुजीबुर रहमान को। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान में अपराइजिंग स्टार्ट हो गई। लोगों ने सड़कों पे निकल आए और जो है नारे लगाना शुरू कर दिए, और ये सारा एरिया ईस्ट पाकिस्तान पहले भी काफी परटर्ब्ड था, बेचैन था। ये लोग समझते थे कि वेस्ट पाकिस्तान वाले हमें प्रॉपर जो है चीजों में शेयर नहीं देते। और वो कहता था जब मुजीबुर रहमान इधर वेस्ट पाकिस्तान में आया था एयरपोर्ट पे, कि मुझे यहाँ की जमीन से पटसन की बदबू आती है, कि मेन जो पटसन है, जूट एक क्रॉप है, वो बांग्लादेश की थी और वो उसका सारा पैसा वेस्ट पाकिस्तान में लग जाता है। और भी मामलात में कि मिलिट्री में इनके कम शेयर दिया जाता था, जॉब्स में इनको कम शेयर दिया जाता था। तो ये लोग काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थे। यही वजह था कि अवामी रेफरेंडम में शेख मुजीबुर रहमान के हक में फैसला किया ईस्ट पाकिस्तान ने। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को जो हमें बताया जाता है कि वो एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी थी, क्योंकि उन्होंने 6 पॉइंट पेश कर दिए थे, अपने 6 नुकात, कि हमें जो है वो पाकिस्तान से अलहदा कर दिया जाए, ऑटोनोमस कर दिया जाए, जस्ट लाइक कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, और हमारी मेन मिलिट्री और बाहर के फॉरेन अफेयर्स सिर्फ पाकिस्तान देखे, बाकी मामलात में हमें खुद मुख्तियारी दी जाए अपने फाइनेंस के मामलात में। और भी वो उसको मतलब हम नहीं मानना चाहते थे इनके शेख जो 6 नुकात हैं। फिर शेख मुजीब पे एक इल्जाम भी लगा अगरतला कॉन्स्पिरेसी का, अगरतला कॉन्स्पिरेसी का। कोई इंडियन मेजर वगैरह थे, वो आके जो है अगरतला के मुकाम पे शेख मुजीब के साथ मिले, और ये इल्जाम लगा दिया गया कि ये तो इंडिया के साथ मिले हुए हैं। तो खैर इस सारे के नतीजे में ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में जो है वो अवाम बाहर निकल आई और उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए। शेख मुजीब जो थे हमारे याह्या खान, बेसिकली इस वक्त मुल्क की जो गाड़ी है उसकी ड्राइविंग सीट पे याह्या खान थे। उन्होंने यहाँ पे फौज भेज दी और यहाँ पे फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया, ऑपरेशन सर्च लाइट। अवाम और फौज आमने सामने हो गई। इसके दरमियान में इंडिया भी आ गया। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो शेख मुजीबुर रहमान है उसका साथ दे दिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि जो हमारी वहां फौज गई हुई थी वो वहां पे कैप्चर्ड हो गई, हम फंस गए। 93,000 फौजी हमारे, उनको हथियार डालने पड़ गए। ये वो लड़ाई है जिसको हम मानते हैं कि वाकई हम हारे हैं। 48 4 जंगें हुई हैं, 48, 65, 71 और 1999। बाकी 3 जंगों का मुबहम है, कोई पता नहीं कौन जीता कौन हारा। कोई मानता नहीं है कि हम जीते या हम हारे, वो एक अलग बहस है। लेकिन 71 की डॉक्यूमेंटेड डिफीट है। हमारे 93,000 फौजी जो है वो फंस गए थे। एक वजह यह भी है कि वेस्ट पाकिस्तान से जब फौजी इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान में गए, समुंदर के रास्ते से गए, दरमियान में इंडिया पड़ता था, इंडिया साथ था ईस्ट पाकिस्तान के। तो जी ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। सकूते ढाका इसको कहा जाता है, फॉल ऑफ ढाका। ढाका बांग्लादेश का दारुल हुकूमत और एक अलहदा मुल्क बन गया, और पाकिस्तान सिर्फ इतना हिस्से के ऊपर रह गया जो आज हम एरिया कहते हैं, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। वो पाकिस्तान का अब का मौजूदा एरिया। जब पाकिस्तान बना था तो हमारा एरिया 8 लाख प्लस था, 8 लाख से ऊपर था। लेकिन बांग्लादेश फिर हमसे अलहदा हो गया और हमारे पास सिर्फ ये इलाका रह गया। इस इलाके में जो याह्या खान है, उसने बाग दौड़ जुल्फकार अली भुट्टो को दे दी। और चूंकि अभी तक प्रेसिडेंट की सीट चल रही थी, तो जुल्फकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट बन गए मुल्क के। अभी तक यही था मुल्क के अंदर के प्रेसिडेंट के इख्तियार ज्यादा होंगे, क्योंकि जो है वो खुद प्रेसिडेंट था। इससे पहले जो था अयूब खान, तो उसने अपने अख्तियार ज्यादा रखे हुए थे। प्रेसिडेंट के अख्तियार ज्यादा होते थे, वो प्राइम मिनिस्टर को निकाल भी सकता था। याह्या खान भी आके जो है मुल्क के जो है उन्होंने जब बागडोर संभाली, अब ये जब इन्होंने इख्तियार सौंपा जुल्फकार अली भुट्टो को, तो जुल्फकार अली भुट्टो मुल्क के प्रेसिडेंट बने। अनटिल इन्होंने 1973 का आइन पास करवाया तब तक। 1971 में इन्होंने बागडोर संभाली मुल्क की, 73 में नया आइन पास हुआ, तो 71 से 73 तक जुल्फकार अली भुट्टो मुल्क के प्रेसिडेंट रहे हैं। और 1973 के आइन में यह कह दिया गया कि
प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा होती है, तो फिर जुल्फकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन गए। जिस सीट की ज्यादा होगी पावर, जो मेन बंदा होगा वही बनना पसंद करेगा ना। तो जुल्फकार अली भुट्टो 1973 का आइन पास कराने के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अब ये जो सारा वाकया हुआ, इसकी जिम्मेदारी 1971 की किस पे होनी चाहिए? ये एक ओपन क्वेश्चन है जिसका आंसर आज तक किसी को नहीं मिल सका, या अगर मिला भी तो हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन है। कई लोग कहते हैं इसका जो कल्प्रिट है वो अयूब खान है, क्योंकि अयूब खान ने 58 से 69 तक जब गवर्नमेंट की है तो उस दौरान बंगालियों को हकूक नहीं दिए गए उधर, प्रॉपर उनको जॉब्स की एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये तो खुद प्रेसिडेंट था, बेसिकली अयूब खान प्रेसिडेंट था, मुल्क के मामला चला रहा था, तो इसको इनको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए थी, वहां पे ऐसे हिजानी कैफियत ना पैदा होती। कुछ लोग कहते हैं कि याहिया खान है, क्योंकि याहिया खान 69 में आ गया था और जो है 70 तक यही रहा, इलेक्शन इसने करवाया, तो इसको चाहिए था कि ये मुजीबुर रहमान को इक्तदार सौंप देता। तो कई लोग कहते हैं कि जो कल्प्रिट है, जो कसूरवार है, वो याहिया खान है। कई लोग कहते हैं जो कल्प्रिट है वो जुल्फकार अली भुट्टो है, जिसने इधर हम और उधर तुम का नारा लगाया। जब इसको पता चल गया कि मैं इधर सिर्फ कामयाब हुआ हूं, तो इसको जो है प्रेसिडेंट बनने की जिद नहीं करनी चाहिए थी, और जो अख्तियारात हैं वो जब चले गए थे, उसको बनते ही उसके थे अपना शेख मुजीबुर रहमान के, तो शेख मुजीबुर रहमान को दे देने चाहिए थे। और कुछ लोग कहते हैं कि जो कसूरवार है वो शेख मुजीबुर रहमान है, क्योंकि उसने एक अपराइजिंग शुरू की, इंडिया के साथ मिल गया, इंडिया के लोग यहाँ टीचिंग करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ भड़काते थे लोगों को, यहाँ एक ये सारा शेख मुजीब भी इंडिया के साथ मिल गया था, तो शेख मुजीब गद्दार है। और जी, इनमें से अब कौन गद्दार है, कौन थी, किसकी गलतियां थी, ये एक अलग डिबेट और टॉपिक है। खैर, यहाँ पे जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट आ गई पीपल्स पार्टी की, जुल्फकार अली भुट्टो की। जुल्फकार अली भुट्टो कौन था? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है चीजें? काइंडली बताइएगा, आपके लिए जो चीजें हैं वो ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही? समझ आ रही है चीजों की? मतलब ये जो इतना सारा गठजोड़ बन रहा है, कभी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, फौजी आई जा रहे हैं, फौजी आता है और मसला बन जाता है, ये वो। ठीक है ना? चले, अब हम यहां तक जिसको जितना समझ आ गया ठीक है, इससे आगे का आप समझ लें 1971 से। मतलब अब ये समझ लें जब मौजूदा पाकिस्तान है उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक पाकिस्तान का हिस्सा तो हमसे अलग हो गया, जुल्फकार अली भुट्टो आ गया। जुल्फकार अली भुट्टो, हाँ जी, बुक्स के मुतालिक लाजमी क्वेश्चन आता है, एक आधी बुक का नाम पूछा होता है। जुल्फकार अली भुट्टो कौन था? जुल्फकार अली भुट्टो एक लीडर था जो कि सिंध में पैदा हुआ। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की, मतलब कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा था। इसने लिंकन इन से ब्रिस्टर की डिग्री भी हासिल की, मतलब ये ब्रिस्टर भी था, वकील। जो बाहर के ब्रिस्टर होते हैं, जो बाहर से तालीम हासिल करते हैं, उनको ब्रिस्टर बोला जाता है। जो पाकिस्तान होता है उसको एडवोकेट कह देते हैं। और ये पॉलिटिक्स में आने से पहले सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट में भी का हिस्सा भी था। जो सबसे पहले मिलिट्री मैन सिकंदर मिर्जा, चौथा गवर्नर जनरल, जो प्रेसिडेंट बना पहला, और जिसने 4-5 प्राइम मिनिस्टर्स को चेंज किया था, ये उसकी कैबिनेट का भी हिस्सा था। सिकंदर मिर्जा को चेंज किया था अयूब खान ने, 11 साल के लिए जो आ गया अयूब खान, ये उसकी मिनिस्ट्री में भी फॉरेन मिनिस्टर था। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज पे रहा। 1963 में जंग स्टार्ट होने से 2 साल पहले ये मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर था, वजीर खारजा, जुल्फकार अली भुट्टो। और जो ऑपरेशन कश्मीर के ऊपर जो ये जो बेसिकली वार हुई 1965 की, इसको बोला जाता है ऑपरेशन जिब्राल्टर।
ऑपरेशन जिब्राल्टर इन कश्मीर। ये बेसिकली हमारी अफवाज ने 1948 में भी हमने कोशिश की थी कश्मीर को फतह करने की, और हमने काफी सारा रीजन फतह कर लिया था। अब हमारे जो कबायली इलाका जात की और फौज है, वो ज़ाहिर बात है हम कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, तो हमने कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया। मूसा खान तब होता था हमारा मिलिट्री का, जो मिलिट्री पोजीशन पे होता था वो मूसा खान होता था, कमांडर इन चीफ, उसकी सरबराही में। और उसमें जो मेन हेड था वो जुल्फकार अली भुट्टो भी शामिल था, जो प्लान बनाने में। उस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर, और जिसकी वजह से आगे फिर ये पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई छिड़ पड़ी, वो सियालकोट रीजन में, लाहौर रीजन में और इस सारे मामलात में। बेसिकली स्टार्ट इसका कश्मीर वाली तरफ से हुआ था, ऑपरेशन जिब्राल्टर के थ्रू। वो भी उसका मास्टरमाइंड जुल्फकार अली भुट्टो था। अब जब वो सारे मामलात हुए और वो सारा मतलब हम कुछ इलाके जीत गए थे, कुछ इलाके इंडिया वाले जीत गए, और यूनाइटेड नेशंस में इंडिया चला गया लेके कि ये जो है लड़ाई को खत्म कराया जाए। यूनाइटेड नेशन ने उज़्बेकिस्तान में एक मुआहिदा कराया इनका, और उस मुआहिदे के थ्रू थ्रू 1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन, हमने उनके इलाके वापस कर दिए, इंडिया ने हमारे इलाके वापस कर दिए। जुल्फकार अली भुट्टो ने फिर वही सारा मामला जो कल आपको बताया था, मुल्क के अंदर अपनी फॉरेन मिनिस्टर की सीट से रिजाइन कर दिया, नई अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अयूब खान के अगेंस्ट हो गया, और मुल्क के अंदर जो है वो हर तरफ जल्द से जुलूस इसने शुरू कर दिए। और फिर अल्टीमेटली इलेक्शन हुए, इलेक्शंस के मौके पे भी मसला बन गया, जो है उस तरफ शेख मुजीब जीत गया, इस तरफ ये जीत गया। उधर वाला इलाका फिर शेख मुजीबुर रहमान उधर का प्राइम मिनिस्टर बन गया, हमारे वाले इलाके का प्रेसिडेंट जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो को बना दिया गया। ये जी 9वां प्राइम मिनिस्टर था। पहले ये प्रेसिडेंट रहा, पहली लाइन 1971 से 73 तक। और इस जब ये प्रेसिडेंट था तो इसके अंडर वाइस प्रेसिडेंट था नूरुल अमीन। वाइस प्रेसिडेंट का कभी ओहदा सुना है पाकिस्तान में? नूरुल अमीन के अलावा कौन वाइस प्रेसिडेंट रहा है मुल्क में? ये प्रेसिडेंट था मुल्क में, आइन तो था नहीं कोई, 73 का आइन पास हुआ, 73 के आइन के पास होने तक ये खुद प्रेसिडेंट था, और इसके अंडर एक वाइस प्रेसिडेंट था, उसका नाम था नूरुल अमीन। 1971 से 72 के दरमियान वो रहा। क्या आपको पता है इसके अलावा भी मुल्क में कोई वाइस प्रेसिडेंट रहा है? चले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, और सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए, फिर 1973 का इसने आइन पास करवा दिया, जो इसके ये तो इसके नेगेटिव वर्क्स जो हमने देख लिए, या आप नेगेटिव कह लें, कंट्रोवर्शियल कह लें, मतलब बहस का ही मरकज है कि पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, या क्या था, मुल्क इसने बचाया, तोड़ा, या क्या किया। इसके पॉजिटिव वर्क्स बहुत ज्यादा थे इसके बाद से लेके, जिसकी वजह से जुल्फकार अली भुट्टो को एक बहुत बड़ा लीडर माना जाता है। जिसमें एक काम इसका 1973 का आइन पास कराना था। 1973 का आइन आज तक खत्म नहीं हुआ। आपने देखा 1973 के आइन में अमेंडमेंट्स तो जरूर हुई हैं, अमेंडमेंट से मुराद इसके अंदर चेंजेस तो आई हैं, कोई क्लास चेंज करनी हो 1973 के आइन की तो अमेंडमेंट उसको कहते हैं। अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं हमारे 1973 के आइन में? तो 1973 का आइन पास कराना इसका एक बहुत बड़ा काम समझा जाता है। इस्लामिक आइन था, 18 नहीं, बिल्कुल गलत, ऑलमोस्ट 26। हाँ, ये अच्छा आंसर दिया आपने, ऑलमोस्ट 26 वाला। 25 हुई है पास, और ऑलमोस्ट 26 सही आप कह रहे हैं, क्योंकि 26वीं पास हो गई है, इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो 26 इसका अभी तक पता नहीं चलता। अब मैंने भी बहुत सोर्सेज से सर्च किया कि 25 पास हुई है कि 26 पास हुई है। पास 25 हुई है, इंप्लीमेंट हो गई है, 26वीं बस कहीं दरमियान में है, उसका पता नहीं चला कि वो पास होके, पाकिस्तान है ना, या कुछ पता नहीं चलता, अदालती फैसलों का कुछ पता नहीं चलता। जिस दिन अदालत ने फैसला करना हो तो एक दिन में कर देगी, वरना चाहे 10 साल केस लटका रहे, चाहे वो तौहीन अदालत का केस है, किसी को ना अहल करने का केस है, किसी भी केस में पड़ा है तो 10-10 साल पड़ा है, फैसला आना है तो प्रेशर के थ्रू एक दिन में भी आ जाता है। तो 1973 का आइन पास हुआ, तो ये, हाँ, रात को भी आ जाते हैं। ये जो है 9वां प्राइम मिनिस्टर बन गया फिर कंट्री का। 1973 से 77 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहा मुल्क का।
और उसके बाद दोबारा से मार्शल लॉ लग गया। किसने मार्शल लॉ लगाया दोबारा? तीसरा मार्शल लॉ भुट्टो को किसने हटाया था? जिया उल हक ने। और इससे पहले दो मार्शल लॉ किस किसने लगाए? इससे पहले दो फौजी कौन कौन से आए? पहला फौजी कौन आया था? पहला मार्शल लॉ फौजी अयूब खान। और दूसरा? सेकंड सेकंड याहिया खान। बिल्कुल ठीक। चलें, इसका मतलब है समझ रहे हैं आप चीजों को, राइट। तो तीसरा मार्शल लॉ लगा के इसको जो हटाया गया वो बेसिकली जिया उल हक ने हटाया था 1977 में। अब पहले हम इसका दौर देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम देख लेते हैं इसको हटाया क्यों गया। ये एक रेवोल्यूशनरी लीडर था। पहले आपको मैं बता दूं कि वाइस प्रेसिडेंट चौधरी परवेज इलाई भी मुल्क में वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है। जो आजकल वजीर आला है, ये 2012 से 13 के दौरान वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है। नहीं, हाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, सॉरी। वो जो है ना, वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ रहा है नूरुल अमीन। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तीन लोग रह चुके हैं, चौधरी परवेज इलाई, नुसरत भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। चलें जी, अब भुट्टो का इरा पढ़ते हैं। 1971 में ये आ गया। पीपी थी, लेकिन कुछ सीट एडजस्टमेंट के थ्रू इसको लगा दिया गया था। ये हमेशा से जो है ना कोई आज अब भी गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है पंजाब में, लेकिन लगा नहीं हुआ। बेसिकली तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इनकी तो 5 सीटें हैं सिर्फ, लगा नहीं हुआ चीफ मिनिस्टर। ये कहीं ना अपनी सीट ले जाते हैं चौधरी भाई। अच्छा जी, भुट्टो का इरा पढ़ते हैं। ये सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इसको कहा जाता है, पाकिस्तान का सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भुट्टो को। बेसिकली इसने कोई मार्शल लॉ तो नहीं लगाया था, लेकिन चूंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इलेक्शन जो हुए थे वो एलएफओ के अंडर हुए थे, लीगल फ्रेमवर्क के ऑर्डर। अब मुल्क में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि एक हिस्सा चला गया, बांग्लादेश अलहदा हो गया, इसके पास ये वाला हिस्सा आया, तो ये इसने जो गवर्नमेंट की 2 साल, तो ये कहलाएगा सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। आइन ना हो तो मार्शल लॉ होता है। लेकिन इसकी रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा है। इसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी लाया। ये मुल्क में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होता है कि जो है ना, गवर्नमेंट हर चीज प्रोवाइड करेगी गरीबों को, हेल्थ केयर, उनको जो है एजुकेशन। नेशनलाइज कर दिया इसने सारे इंस्टीट्यूट को, बैंकों वगैरह को इसने नेशनलाइज कर दिया, प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम इसने खत्म कर दिया। इसने कहा हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। नेशनलिज्म एंड सोशल आइडियोलॉजी, हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। डिफरेंट बड़ी बड़ी जो स्टील मिल्स वगैरह थी, ये जैसे इनके वालिद की, नवाज शरीफ वगैरह के वालिद की इत्तेफाक फाउंड्री होती थी, स्टील मिल काफी बड़ा उसका काम था, उसको भी नेशनलाइज उससे भी लेनी थी इसने। स्टील मिल्स जो थी ना, इसने ले ली थी। और भी लोगों से जो बड़े बड़े थे ना, मगरमच्छ लोग, जो 200 फैमिलीज को कहा जाता है कि बन गई थी बहुत ज्यादा अमीर अयूब खान के जमाने में, उनको इसने सारी उनकी दौलत जो है नेशनल खजाने के अंदर करके बैंकों को भी नेशनलाइज कर दिया, अदारों को भी नेशनलाइज कर दिया। ठीक है जी। और इसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आया, जमीनें जिनके पास ज्यादा थी वो गरीबों में बांट दी। 500 एकड़ जमीन से ज्यादा कोई जमीन नहीं रख सकता था। पहले ये अयूब खान ने भी किया था, इसने और घटा दी थी जमीन की, एग्जैक्ट अभी मेरे माइंड में नहीं, इसने और घटा दिया था कि 150
एकड़ से ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता, इस तरह करके, और वो जो जमीनें बची वो इसने गरीबों में बांट दी। इसके अलावा इसको एटॉमिक बम का फादर भी माना जाता है। एटॉमिक बम का फादर तो नहीं, वो तो कदीर खान को माना जाता है। इसको जो है वो बेसिकली बानी कह लें आप, स्टार्ट इसने लिया था एटॉमिक बम का। जो पाकिस्तान, इसने कहा था घास फूस खाएंगे लेकिन एटॉमिक बम बनाएंगे, पाकिस्तान को हम इस्लामिक पावर बनाएंगे। जैसे ही ये प्रेसिडेंट बना तो इसने मुल्क गिर दौरे शुरू कर दिए थे इस्लामी मुल्कों के, ईरान का, सऊदी अरब का, अफगानिस्तान का, लीबिया का, मोरक्को का, इन सारे एरियाज के इसने दौरे किए थे। इसने कहा था सारे इस्लामी मुल्कों को मैं करीब लाऊंगा और इस्लामी ब्लॉक बनाऊंगा मैं, और फिर मैं एक एटम बम बनाऊंगा जो तमाम इस्लामी मुल्कों का एटम बम होगा। तो और फिर 1974 में पाकिस्तान में ओआईसी का जलसा भी हुआ प्रेसिडेंट्स का, तमाम प्रेसिडेंट इकट्ठे हुए थे पाकिस्तान में। इसने ईरान और सऊदी अरब को इकट्ठा बिठा दिया था। हालांकि ईरान और सऊदी अरब इकट्ठे नहीं बैठते, ईरान शिया गवर्नमेंट है, सऊदी अरब जो है वो सुन्नी गवर्नमेंट है, इनके आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। इसने उधर उनके लीडर्स को इकट्ठे बता दिया था, और जितने लीडर्स कहा जाता है उस दौर में इकट्ठे बैठे, उन सबको असैसिनेट कर दिया गया, उनको मरवा दिया गया था। अमेरिका की CIA का उसमें कहते हैं हाथ है, जिसमें आपने देखा कि इसको भी फांसी हो गई थी बाद में, जुल्फकार अली भुट्टो को। तो इसने जो है प्रेसिडेंट्स की मीटिंग करवाई थी। पाकिस्तान में कितनी बार प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई है ओआईसी के? ओआईसी इस्लामिक जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या कॉन्फ्रेंस है, ये 57 मुल्कों की एक नुमाइंदा जमात है मुसलमानों की। कितनी बार हुई है पाकिस्तान में प्रेसिडेंट्स की? नहीं। और कोई? सिर्फ एक बार हुई है 1974 में, जस्ट वन टाइम। जो अभी हुई थी वो फॉरेन मिनिस्टर्स की थी। फॉरेन मिनिस्टर्स की होती रहती हैं, पहले भी हुई थी और भी मुल्कों में। असल जो होती है वो होती है प्रेसिडेंट्स की, वो पाकिस्तान में सिर्फ एक दफा ही हुई है इसके दौर में। अच्छा, इसने एक एग्रीमेंट इसको करना पड़ा था इंडिया के साथ, जिसको बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट 1972। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है शिमला एग्रीमेंट किस ईयर में हुआ? 1972 में। किस किस के दरमियान हुआ? इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से, इंदिरा गांधी इंडिया की तरफ से। ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी और ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस टाइम। शिमला डेपुटेशन कब हुई थी? शिमला डेपुटेशन? नहीं, 62 में। गुड, यासिर रंधावा सही कह रहे हैं, 1906 में हुई थी शिमला डेपुटेशन, जब सर आगा खान जो है वो लेके गए थे 35 लोगों को। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? नहीं, 1916 में नहीं। 1916 में तो लखनऊ पैक्ट हुआ था। गुड, 1945 में वेवल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस? वेवल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में शिमला के मुकाम पे। तो आपने ये याद रखना है, ये तीन अलहदा चीजें हैं। शिमला एक है डेपुटेशन, डेपुटेशन वो वफ्द वाली थी जिसमें सर आगा खान इनको लेके गए थे। 1945 में वेवल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वेवल प्लान, वो कॉन्फ्रेंस है। और ये शिमला एग्रीमेंट है। तीनों में आपने फर्क याद रखना है।
शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ, 1971 की वार के नतीजे में। इसमें इंदिरा गांधी इंडिया की तरफ से और जुल्फकार अली भुट्टो मिले। टेबल टॉक्स हुई सोल्जर्स के लिए, क्योंकि हमारे 93,000 सोल्जर्स थे इंडिया के पास। हमने उनसे कहा कि हमारे वो सोल्जर्स को आजाद कर दिया जाए। इसमें यह कहा गया कि आइंदा से बायलैटरल इशू हम खुद सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइंदा से हमारे दरमियान के जो तल्लुकात के जो भी इशू होंगे, हम दो मुल्क खुद करेंगे सॉल्व, कोई और मुल्क उसको सॉल्व नहीं करेगा। आइंदा से हम अपनी ट्रैवल एंड ट्रेड को बेहतर करेंगे, आपस में दोस्ती के तल्लुकात बढ़ाएंगे। एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हम मुदाखलत नहीं करेंगे। इंडिया के अफेयर्स में ISI मुदाखलत नहीं करेगी। पाकिस्तान के मामलात में रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो उनकी एजेंसी, इंडिया की एजेंसी कहलाती है रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो हमारे मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगी। और पाकिस्तान बांग्लादेश को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करेगा। जो हिस्सा पाकिस्तान से अलहदा हो गया वो हमें मानना पड़ेगा। शिमला एग्रीमेंट हमने कबूल कर लिया। ठीक है जी। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास कराना जुल्फकार अली भुट्टो की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये 25 मेंबर की कमेटी ने इसको बनाया। पार्लियामेंट्री निज़ाम होगा। आज भी हमारा जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री है। पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, सेनेट, ISI पाकिस्तानी एजेंसी, हाँ जी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं बेसिकली। अपर हाउस को कहते हैं सेनेट, लोअर हाउस को कहते हैं नेशनल असेंबली। आइंदा से मुल्क में पार्लियामेंट होगा, फेडरल गवर्नमेंट होगी। जैसे हमारी एक वफाकी हुकूमत होती है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। आजकल जिस तरह ये नून लीग PDM वफाक में उनकी हुकूमत है ना। आजकल आजकल आपको सही समझ आ जाना चाहिए कि ये अलग-अलग सिस्टम होते हैं। वफाकी सिस्टम अलग होता है जो जिसको नेशनल असेंबली सिलेक्ट करती है। नेशनल असेंबली में MNA होते हैं, बड़ी सीट वाले, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, बड़ी सीट वाले। हम जो कहते हैं बड़ी सीट पे कौन खड़ा है, छोटी सीट पे कौन खड़ा है, तो MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो सिलेक्ट करते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को। और फिर हर प्रोविंस का अपना अपना निजाम होता है। प्रोविंशियल असेंबलीज, MPAs, छोटी सीट वाले, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। जैसे पंजाब है, यहाँ MPA का निजाम होगा। छोटी सीट वाले वजीर आला को मुंतखब करेंगे। अब देखें, वफाक पे PDM की गवर्नमेंट है लेकिन पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे MPA जो है वो ज्यादा है काफ ये PTI के काफ लीग के साथ मिला के, और उन्होंने फिर चीफ मिनिस्टर बना दिया चौधरी परवेज लाई को। तो ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये तय हो गया था कि मुल्क के अंदर जो है फेडरल गवर्नमेंट होगी और उसके अंदर जो है प्रोविंसेस होंगे। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होगा। नहीं, ये लाजमी नहीं होता, लाजमी नहीं होता। हल्का बंदियां होती हैं इनकी अलहदा, ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, ऐसे लाजमी नहीं होता। वरना अगर हम देख लें, MNA जो हैं वो 336 MNA होते हैं टोटल। और पंजाब की अगर हम कैबिनेट देख लें तो उसमें 272 गालबन MPA होते हैं सिर्फ पंजाब में। इसके अलावा सिंध के अलहदा होंगे और बाकी सबके अलहदा होंगे। तो ये 272 MPA हैं, तो ये हिसाब किताब नहीं बनता। 165 इनमें से MNO में से 165 जो हैं वो पंजाब के होते हैं, और सीटें MPA की 272 है। 165 को भी 2 से ज़रब दें तो ज्यादा बन जाता है। ये कोई इस तरह एस्टिमेट नहीं है। हल्का बंदियां होती हैं, वो सीटों का अपना सिस्टम है।
देखिए जी, 14 अगस्त 1973 कब पास हुआ ये भी आपने याद रखना है। 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1973 को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू इफेक्ट, गिविंग द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। एंदा से डिसीजन मेकिंग प्राइम मिनिस्टर करेगा, एंड रेंडरिंग द प्रेसिडेंट एज ए फिगर हेड। और जो प्रेसिडेंट होगा वो बस अलामती निशानी होगा, जैसा कि आजकल भी है। प्रेसिडेंट के बहुत ज्यादा अख्तियारात नहीं होते। ये आइन को रद्द भी कर दे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन इसके पास जाए, कोई बिल इसके पास जाए, उसको रद्द भी कर दे, दूसरी दफा जाएगा, तीसरी दफा जाके वो खुद ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए पहली दफा ही पास कर दिए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अब जो भुट्टो था वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गया और इसने अपने अंडर जो है फजल अलाई चौधरी को प्रेसिडेंट रख लिया। भुट्टो के अंडर कौन रहा प्रेसिडेंट? फजल अलाई चौधरी, और खुद ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसके अहम कामों में ये है, इसने एक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू कराया था। बलूचिस्तान के जो क्राइसिस हैं वो जब पाकिस्तान बना था तब से स्टार्ट होते हैं। बलूचिस्तान एक अलहदा सूबा बनना चाहता है, एक अलहदा मुल्क बनना चाहता है, और ये काम जब पाकिस्तान बना था तब से स्टार्ट हुआ। इसके जमाने में बलूचिस्तान में इसने एक ऑपरेशन करवाया था, 1973 टू 1977 का ऑपरेशन उसको कहते हैं। ओआईसी की इसने समिट करवाई, जो ऑर्गेनाइजेशन है 57 मुल्कों की, इस्लामी मुल्कों की। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, लाहौर के मुकाम पे 1974 में। ईरान और सऊदीया को एक प्लेटफॉर्म पे इसने बैठा दिया। इस्लामिक एटॉमिक बम का इसने नारा लगाया। अब इसकी गवर्नमेंट गई कैसे? इसके खिलाफ बाकी मुल्क में जितनी जमातें थी छोटी छोटी, वो इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा कि मुल्क में जो निज़ाम है वो निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए। हमें इस्लामिकली ब्लैकमेल किया जाता है। कोई मामला हो, कोई लीडर ना जा रहा हो, उसके ऊपर इस्लामी तोहमत लगा दो, इसने इस्लामी काम खराब किया है। हम रिलीजियस माइंड लोग हैं, फौरी तौर पे उस पर भड़क उठते हैं। तो इसके खिलाफ एक मूवमेंट चला दी कि निज़ाम मुस्तफ़ा डिमांड बाय पाकिस्तान पीएनए, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। ये एक मूवमेंट थी, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई इसके अगेंस्ट। लेकिन क्या हुआ, पीपल्स पार्टी फिर भी इलेक्शन जीत गई। इलेक्शन वैसे 1978 में होने थे, इसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हुआ। इसने कहा मैं पहले इलेक्शन करा देता हूं। इसको अपनी पॉपुलैरिटी पे यकीन था। 1977 में इलेक्शन हुए और पीपल्स पार्टी दोबारा से जीत गई। लेकिन जो पीएनए जमात थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उसने रोला डाल दिया कि ये जो जीते हैं ये धांधली के जरिए जीते हैं। मुल्क में अफरा तफरी मच गई। जनरल इलेक्शन सी ए विक्ट्री फॉर भुट्टोस पार्टी अमिड रिगिंग इलेक्शन। धांधली के इल्जामात लग गए इसके ऊपर कि इसने धांधली करवाई है, इस तरह जीता है। जब इस पे ये इल्जामात लगे तो उस वक्त आर्मी चीफ होता था जनरल जियाउल हक, उसने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। 5 जुलाई 1977 को इसने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। और उसके बाद जियाउल हक मुल्क में आ गया 1977 में, और 88 तक 11-12 साल जो है जियाउल हक की रहा। इसने आते ही पीपल्स पार्टी की, पंजाबी में कह सकते हैं, सही मंजी ठोकी। इनको सड़कों पे लटा लटा के कोड़े मारे जाते थे। जुल्फकार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया गया और अल्टीमेटली इसके ऊपर एक इल्जाम लगा दिया गया कि इसने जो है वो, एक बंदा था अहमद कसूरी, उसका मर्डर केस में इसने हिस्सा लिया। ठीक है, उस केस की सजा में इसको पहला अलहदा ही नोयत का था कि इसने उस साजिश में हिस्सा लिया उस बंदे को मरवाने की, अहमद खान कसूरी को, और उस इल्जाम में इसको जो है फांसी दे दी गई। ये देखिएगा पॉइंट बाई पॉइंट। विनिंग ऑफ पीपी इन इलेक्शन 1977, पीएनए पाकिस्तान नेशनल अलायंस स्टार्टेड प्रोटेस्ट। ये जो एक जमात बन गई थी, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए पूरे मुल्क में। मुल्क में चूंकि प्रोटेस्ट थे
तो जी मार्शल लॉ लगा दिया गया 5 जुलाई 1977 को। इसने प्रॉमिस किया कि मैं 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दूंगा, जियाउल हक ने, लेकिन अगले इलेक्शन 1985 में जाके होते हैं। भुट्टो को जो है डेथ सेंटेंस दे दी जाती है, फांसी की सजा दे दी जाती है इन चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर ऑफ नवाब अहमद खान कसूरी इन 1979। होता यह है कि इसके खिलाफ केसेस ढूंढे जाते हैं कि इसके खिलाफ क्या क्या केसेस हैं, मुल्क में इसको किस तरह से सजा देनी है। तो जी किसी जमाने में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है अहमद खान कसूरी, उसका बेटा बाद में आया खुर्शीद शाह कसूरी। अहमद शाह कसूरी को कार हिट करके जाती है और उसका कत्ल हो जाता है। कत्ल किसी और का करवाना होता है, लेकिन उस कार में दो लोग जा रहे होते हैं, कत्ल हो जाता है अहमद खान कसूरी। अहमद खान कसूरी के कत्ल का पर्चा, जहरी बात है, जिस जगह वो कत्ल हुआ, जिस जगह उसका मर्डर हुआ कार एक्सीडेंट में, वहां के किसी मुकामी थाने में होगा। उस मुकामी थाने में जाते हैं उसका बेटा खुर्शीद शाह कसूरी वगैरह कि इसका जो है ना कत्ल का मुकदमा दर्ज करना है। वहां का एसएचओ पूछता है किसके खिलाफ करना है। वो कहता है कि अब इस वक्त के जो है प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो, उसके खिलाफ करना है। वो हंसने लग जाता है कि अब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या पर्चा करना है। जाहिर बात है, इतने बड़े लोगों के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर या ये आप डायरेक्ट कह दो कि पर्चा हो जाए, कोई भी नहीं पर्चा करेगा। एक एसएचओ के पास आप जाएं और कहें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पर्चा दे, वो आपको ही जेल में डाल देंगे। ये जो है एसएचओ कॉल करता है अपने डीपीओ को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, उससे कहता है कि ये आए हुए हैं कुछ लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पर्चा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भुट्टो का नाम उसमें दिया जाए। डीपीओ का थर थर कांपने लग जाता है, वो कहता है ये क्या बात होगी। वो आईजी को कॉल करता है, आईजी पंजाब को, कि इस तरह से मामला है। आईजी पंजाब आखिर में कॉल मिलती है प्राइम मिनिस्टर को, इसको जुल्फकार अली भुट्टो को। जुल्फकार अली भुट्टो लाइटली लेता, कहता है यार पर्चा ही काटना है ना काट दो, फला मौके पे अगर ये रास्ते रोके हुए हैं, इन्होंने एहतजाज कर रहे हैं, काट दो पर्चा। इसका वो पर्चा कट जाता है। उसके बाद वो पर्चा कटा कटा, बस पर्चा ही कट गया, उससे क्या फर्क पड़ता है पर्चा कटने से। लेकिन जब ये आता है जियाउल हक, ये ढूंढता है इसके खिलाफ क्या क्या पर्चे हुए हुए हैं, इसके खिलाफ कहाँ कहाँ पे इल्जाम है। वो इस उसको मिलता है ये वाला पर्चा, वो इसकी पैरवी करवाता है। इसके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो उस बंदे का जो कत्ल हुआ था उसकी साजिश में ये शामिल था। केस जाता है अदालत में, अदालत के जो जजेस होते हैं वो इसको बरी कर देते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो को, ना काफी शवाहिद की बेस पे। कि जी शवाहिद ही नहीं है एक बंदे को, आप कैसे कह सकते हो, वो ना वहां मौजूद है, ना वेपन कोई हुआ कत्ल का, ना पता चला कि इसने कोई इंस्ट्रक्शन दी थी, सिर्फ एक पर्चा था, एफआईआर थी। एफआईआर का मतलब ये तो नहीं होता कि वही बंदा जो है कातिल है। तो वो जजेस इसको बरी कर देते हैं, आजाद हो जाता है, इसको पुलिस पकड़ लेती है, ये आजाद हो जाता है। 2-4 दिन बाद जियाउल हक दोबारा इसकी गिरफ्तारी का हुक्म देता है पुलिस को, दोबारा जियाउल हक इसको दोबारा इसको पकड़ लेते हैं। जियाउल हक पूरे जजेस को ही चेंज कर देता है, उस पैनल को जिन्होंने फैसला करना होता है इस बार, अपनी मर्जी के जजेस लगाता है। वो जजेस मिलके फैसला देते हैं कि जी ये साजिश में शामिल था, तो इसको सजाए मौत, फांसी की सजा दी जाए, और इसको फांसी की सजा दे दी जाती है। इस तरह से तो इस मुल्क में होता है। और बहुत बड़ा लीडर था, मतलब, लेकिन सड़कों पे परिंदा भी नहीं पार मारा किसी ने कि इसके लिए एहतजाज हुआ। आर्मी के सामने आप कैसे टिक सकते हैं? आर्मी तो डायरेक्ट उनका ऑर्डर होते हैं फायर मारने का, ये पंजाब पुलिस तो होती नहीं। ठीक है, आर्मी की फिर एक दहशत भी होती है। ठीक है, वो जो होता है ना कि हम टैंकों के आगे लेट जाएंगे, जैसे तुर्की में हुआ था, वो पाकिस्तान में मामलात नहीं हो सकते टैंकों के आगे लेटने वाले, चाहे जितनी मर्जी मकबूलियत है, सॉरी टू से। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली इमरान खान का देखा, वो अगर लेटना होता टैंकों के नीचे या ब्लड शेड होना होता, तो जिस दिन उसको निकाला था उसी दिन हो जाता। उसके बाद भी उसने 2-3 दफा कोशिश की है इस्लामाबाद को बंद करने की, लेकिन अवाम जाती जरूर है। लेकिन वो जो ब्लड शेड और वो जो मामला होते हैं टैंकों के नीचे लेट जाना, वो जब आर्मी आती है ना गन्स लेके और डायरेक्ट फायर खोलती है, तो भागना पड़ता है, अपनी अपनी जान छुड़वानी पड़ती है। खुर्शीद शाह कसूरी, अहमद खान कसूरी के बेटे का नाम था खुर्शीद शाह कसूरी। अभी ये पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहा है ये पिछले अरसे में।
जैसे आई के नवाज शरीफ, ये जरा पॉलिटिकल कमेंट हो जाएगा। अब लाजमी नहीं है ना कि उसकी वजह से टूटा था, यही तो मैंने कहा ना, इंटरप्रेट करें इस चीज को कि पाकिस्तान टूटने की वजह कौन थी। मेरे ख्याल से याहिया खान था। याहिया खान उस वक्त ड्राइविंग सीट पे था मुल्क का मेन वो था। वो अगर चले, अयूब खान ने ज्यादतियां की थी, अगर जो भी ज्यादतियां की पाकिस्तान वालों के साथ, मशरकी पाकिस्तान वालों के साथ, लेकिन उस वक्त का जो मुतलका प्रेसिडेंट है, आर्मी पावर थी, इलेक्शन जिसने करवाए वो याहिया खान था। वो शेख मुजीबुर रहमान को इक्तदार दे देता। अगर इसने नारा लगा भी दिया इधर हम और उधर तुम का, तो याहिया खान क्यों नहीं दे सका इक्तदार, उसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी बनाना था बना देता। बाकी आपके ख्याल से हो सकता है भुट्टो था, भुट्टो भी अंसर में शामिल था, मुजीबुर रहमान भी शामिल था इंडिया के साथ, उसने भी मुज़ाकरात किए, जो सारा कुछ था, बाकी सारे भी शामिल थे, लेकिन मेन कल्प्रिट मेरे मुताबिक याहिया खान था। आपके नजदीक हो सकता है ये, और फिर आपके मुताबिक ये इबरत का निशान अल्लाह पाक ने बनाया, कह सकते हैं आप। मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है। Bhutto is hanged in Rawalpindi after a controversial trial on charges of corruption and extrajudicial killing. भुट्टो को जो है रावलपिंडी में 1979 में जो है वो सजा दे दी जाती है, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जियाउल हक का पीरियड आ जाता है। जियाउल हक 11 साल गवर्नमेंट की, कुछ लोगों के लिए जियाउल हक हीरो है आज भी। देखें, हर किसी की दो राय होती है। जो भी एक बंदा है उसके खिलाफ मुल्क में आज भी, अगर मैं आप लोगों से ही पूछ लूं, जियाउल हक आपने जितना आपने पढ़ा या सुना, हीरो है या विलन, तो हर बंदे का अलग नजरिया होगा। इस्लामिक माइंडेड जो लोग हैं वो इसको हीरो मानते हैं। आज तक भी जितने इस्लामी लोग होंगे, मौलवी लोग होंगे, हमारी इस्लामिक तंजीमें हैं, वो इसको हीरो मानती हैं। इसने मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफज करवा दिया था, इस्लामाइजेशन का प्रोसेस। तालिबान को बुलाना भी इस्लामाइजेशन का एक प्रोसेस है। मुल्क के अंदर सूद के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। रमज़ान ऑर्डिनेंस नाफज कर दिया कि लोगों के सामने खा पी नहीं सकते, कोड़े पड़ते थे सीधे सीधे। फेडरल शरिया कोर्ट्स बना दी, वफाकी महोत्सव का अदारा बना दिया, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग मुतारफ करा दी। ये सारा कुछ इसने किया इस्लामी के हिसाब से। जो इस्लामी लोग हैं वो इन कामों को समझते हैं कि बहुत अच्छे हैं। जो थोड़े से लिबरल माइंड लोग हैं वो समझते हैं कि ये विलन वाला किरदार है, इसने बहुत ज्यादा सख्त चीजें इंट्रोड्यूस कराई हैं मुल्क में, जो कि नहीं करवानी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे भी खुद समझ नहीं आता जियाउल हक हीरो था या विलन था, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ। एक वाक्य तो ये कि इसने पीपल्स पार्टी वालों को सही कोड़े शोड़े मरवाए। नुसरत भुट्टो के सर पे डंडा लगा, वो उसके नतीजे में जख्मी हुई और बाद में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, जेल में मिलने नहीं दिया जाता था जुल्फकार अली भुट्टो। पीपल्स पार्टी वालों को एक दफा इसने सही वाइट वॉश कर दिया। एक ही जमात थी मुल्क में मेन, पीपल्स पार्टी, जो डेमोक्रेटिक जमात थी, उसका एक दफा इसने खात्मा कर दिया। इसने हदूद ऑर्डिनेंस मुतारफ कराया। मतलब आप शुरू से हम इसके काम देखते जाते हैं, उनको जरा नोट करते जाते हैं।